वेलकम बैक दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के क्लास के क्रम में आज की क्लास में हमने सुबह में फिजिक्स के एक चैप्टर को लास्ट चैप्टर को कवर किया था, जिसका नाम था नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट थ्योरिकल पार्ट को पढ़ लिया था और हमने आपसे बताया था कि इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उसी चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको पता होगा और आपने थ्योरी वाली वीडियो को ऑलरेडी देख रखा होगा। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के बाद ही इस क्लास को देखें, तभी आपको क्लास में अधिक मज़ा आएगा और आपको प्रश्न समझ में भी आएंगे। दोस्तों, थ्योरी वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में है। दोस्तों, ये क्रम आपको 100% याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु एवं अल्फा कण। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु एवं अल्फा कण। ये होगा सही क्रम इनके द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापीय न्यूट्रॉनों की ऊर्जा लगभग में होती है, कितनी होती है। तापीय न्यूट्रॉनों की ऊर्जा लगभग में होती है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अल्फा कण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह बन जाता है। जब कोई भी अल्फा कण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो हीलियम आयन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे, हीलियम आयन, यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई नाभिक एक्स है जो कि जब एक अल्फा कण व दो बीटा कणों का उत्सर्जन करता है तो परिणामी नाभिक होगा। तो परिणामी नाभिक क्या होगा, मैंने आपको सुबह क्लास में बताया था, यानी थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है कि उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, उसके परमाणु भार में 4 परमाणुओं की कमी हो जाती है। और इसके अलावा अगर बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसके परमाणु भार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे जेड है और आपका यहाँ पे एन इसका परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु भार जो है इसमें यहाँ पे 4 जो है वो परमाणु कम हो रहा है। तो अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा समझ भी लीजिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि अल्फा कण निकलने पर 2 परमाणु कम होते हैं, 2 क्रमांक कम होते हैं। यहाँ पे आपका जेड जो है वो तत्व है और इसके एन जो है, यहाँ पे आपको प्रश्न में देखिए तो यहाँ पर एन एक्स एम दिया हुआ है, तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है। पर यहाँ पे आगे देखेंगे तो 2 बीटा कण भी तो उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी 2 बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि भी हो रही है। तो 2 की कमी और 2 की वृद्धि, यानी इसमें परमाणु क्रमांक में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अल्फा कण निकल रहा है तो उसके परमाणु में से 2 नहीं बल्कि 4 परमाणु कम होंगे, इसलिए यहाँ पे m है। इस वाले को देखिए, यहाँ पर आपका m है तो m-4 हो जाएगा, क्योंकि 5 परमाणु जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली 1 से 2 बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाले कणों का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम होगा आपका अल्फा, गामा और बीटा, ये हमारा होगा सही क्रम अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन। और यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये सब हम आपको बता चुके हैं। यदि 2 प्रोटॉनों, 2 न्यूट्रॉनों तथा 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल को FPP, FNN व FPN से प्रदर्शित करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी FPP इज इक्वल टू FPN इक्वल टू FNN। यूरेनियम के नाभिक में प्रत्येक विखंडन में 200 मिलीवोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। 1 किलोवाट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति सेकंड कितने विखंडन होने चाहिए। पर सेकंड आपको विखंडन की मात्रा ज्ञात करना है।
तो निर्गत शक्ति के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोवाट ऊर्जा। दोस्तों आप सभी जानते हैं 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर ये नहीं पता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट हमें पता चल गया। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है, -19 होता है, 10⁻⁻19। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताने वाले हैं। दोस्तों 1 किलो वाट जो आपकी निर्गत शक्ति है वो आपको, इसको आप 1 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको भी जूल पर सेकेंड में चेंज कर दिया है। और जो आपका 1 किलोवाट का मान है यानी 1 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश से जूल पर सेकेंड में बदल करके इसमें आपका 10⁻13 से भाग दे दिया है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आपका आएगा 6.25 इंटू, आप जब इस 10⁻ऊपर जाएंगे इसको यहाँ पर तो आपका 10⁻13 जो है वो +13 हो जाएगा। और 13 और 3 आपका 3 यहाँ पे जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 16। और 16 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 15 होगा, 10⁻15, क्योंकि यहाँ पे हम एक जो यहाँ पे 0 था उसको हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया है। तो यहाँ पे 10⁻15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻15 हो जाएगा। और ये होगा आपका मिली वोल्ट सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे आपका 6.25 इंटू 10⁻15 ये आपका हो जाएगा मिली, MEV हम लिख देते हैं मिली वोल्ट में। पर आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि पर सेकेंड विखंडन ऊर्जा की मात्रा। तो यहाँ पे प्रत्येक विखंडन में 200 मिली वोल्ट की ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो अगर हम 1 प्रति सेकेंड पर ज्ञात करें तो अगर हम यहाँ पे 200 से डिवाइड कर दें इसको तो हमारा पर सेकेंड का निकल जाएगा। तो इसको आप 200 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप इसे 200 से डिवाइड करेंगे, जब इसे 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो सॉल्व करने पे मान आएगा वो आएगा 3.12 इंटू 10⁻13, ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व करके खुद से मिला लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3.12 इंटू 10⁻13। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विल्सन अभ्र कोष्ठक निम्नलिखित में से किस कण को संसूचित कर सकता है? विल्सन अभ्र कोष्ठक जो है ये किस कण को संसूचित कर सकता है? तो वो कर सकता है आपके अल्फा कण को और इसके साथ साथ बीटा कण को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, ए और सी कण दोनों, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नाभिकीय अभिक्रिया। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें हो क्या रहा है आपको मान ज्ञात करना है, ए और जेड का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें आपका नाभिकीय विखंडन हो रहा है, आपका यूरेनियम है और इसमें आपका थोरियम में और हीलियम यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, विखंडन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ए और जेड के मान ज्ञात करना है। तो ए और जेड के मान क्या आएंगे यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों अगर आप प्रश्न को केयरफुली पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ये आपका, मैंने बताया कि ये नाभिकीय विखंडन हो रहा है और विखंडन में आपका क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे थोरियम और हीलियम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीलियम में 2He4 लिखा हुआ है। अगर 2He4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इसके तो क्रमांक में तो 2 की यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसका जो भार है उसमें 4 दिया हुआ है, यानी कि ये जो आपका मान है ये आपका अल्फा कण का है। क्या है? अल्फा कण का है। यानी जो आपका यूरेनियम ये तत्व है, ये जो एलिमेंट है, इनमें से ये अलग हुआ है, यानी कि एक अल्फा कण अलग हुआ है, उत्सर्जित हुआ है, ये आप कह सकते हैं। यानी कि अगर आप इनमें से इसको अलग कर देंगे, क्योंकि ये अलग हुआ है, उत्सर्जित हुआ है, तो अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका जो रियल मान आएगा वो आ जाएगा। दोस्तों परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे 92 यानी 92 था, तो यहाँ पे 92 और -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 90। और आपका यहाँ पे यूरेनियम है, क्योंकि यहाँ पे हम 92 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा 90 आ जाएगा और यहाँ पे आपका यूरेनियम हम लगा देते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 238 है और 238 में से जब हम 4 यहाँ पे
अल्फा कण में परमाणुओं को निकालेंगे द्रव्यमान में, तो यहाँ पे आपका 238 था, तो जब इसमें से 4 घटा देंगे तो आपका 238 में से जब 4 घटाएंगे तो 234 बचेगा। ठीक है, यानी जो क्रमांक परमाणु क्रमांक होगा वो आपका 90 होगा और भार जो होगा वो 234 होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट होगा। ए जो है ये परमाणु भार को दर्शाता है जो कि 234 है, और जेड जो है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है जो कि 90 है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे से इसको समझिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार थ्योरी वाली पार्ट की वीडियो को देखिए और इस प्रश्न को 1 से 2 बार इस वीडियो को भी रिवाइज कर लीजिए। सूर्य व तारों में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊर्जा का कारण क्या है? तो ये कारण है तापीय नाभिकीय अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। लगभग किस ताप पर नाभिकीय संलयन होता है? ये सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। लगभग कौन सा ऐसा ताप है जिस पर कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ होती है या फिर होती है? तो वो होती है 3 × 10⁶ केल्विन पर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा। और बिल्कुल इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए। आपकी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है, तो इसी से मिलता जुलता याद कर लीजिए कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वो 3 × 10⁶ केल्विन ताप पर प्रारंभ होती है। युग्म उत्पादन की प्रक्रिया होती है, युग्म उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो वो होती है अल्फा किरणों से एक इलेक्ट्रॉन व एक पाइट्रॉन का उत्पादन। इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी नाभिक कणों की संख्या में वृद्धि होती है तब प्रतिनाभिक कण बंधन ऊर्जा क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में वृद्धि के प्रारंभ में बढ़ती है तथा बाद में कम होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक एएमयू की जो ऊर्जा होती है वो अगर इसको हम ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तित करें तो वो कितनी होती है? तो वो होती है आपका 1.5 × 10⁻10 जूल के बराबर होती है। एक एएमयू इक्वल टू 1.5 × 10⁻10 जूल के बराबर होता है। प्रतिक्रिया आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, संभव है। तो ये संभव तभी है जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा प्रोटॉन का उत्सर्जन हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इसको मान के चलिए, नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है? तो वो होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस घनत्व का होता है। तो यहाँ पर 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है यूरेनियम 234 के 1 क्यूरी में द्रव्यमान होता है, कितना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये जो 1 क्यूरी का द्रव्यमान पूछा हुआ है तो वो आपका जितना होता है उसकी वैल्यू है 1.438 इंटू 10⁻11 ग्राम। यहाँ पे आपको 1.4, यहाँ पे 4 भी आप याद कर सकते हैं, 1.44 इंटू 10⁻11 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रेडियो एक्टिव रेडान की अर्ध आयु 3.8 दिन है। वह समय जब रेडान के नमूने का 101/20वां भाग अवघटित रह जाए वह क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। इस फार्मूले को आपने अगर नोट किया होगा तो आप जानते होंगे n/n0 = 1/2 पावर n, या फिर आपने इसे इस प्रकार भी हो सकता है लिखा हो n = n0 1/2 पावर n। ठीक है, दोनों ही राइट है और इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपका n/n0 जो है इसका मान जो होगा वो आपका 1/20 दिया हुआ है, इक्वल टू आपका जो यहाँ पे 1/2 और इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 1/2 पावर n। ठीक है, तो इतना में तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जब आप इन दोनों का आपस में बराबर बराबर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर ऊपर तो दोनों ही मान बराबर है, एक एक दोनों ही वैल्यू है, तो इसे आप यहाँ पर 2 टू द पावर n = 20 लिख सकते हैं।
और इसके बाद अगर आप इसमें लॉगरिथम लगाना चाहें यानी लॉग लेना चाहें तो यहाँ पे आपका n log 2 हो सकता है। ठीक है, log m इंटू log m पावर n इक्वल टू n log m होता है, ये आप जानते होंगे ना। log m पावर n इक्वल टू n log m होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसी पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आपका n log 2 हो जाएगा इक्वल टू सामने आपका log 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना में आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब आप n का मान निकालेंगे, यहाँ पर जब आप n का मान निकालेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, जब आप n का मान निकालेंगे तो n इक्वल टू जब निकालेंगे तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा log 20 बाई log 2। ठीक है, हो जाएगा ना। देखिए, n log आपका 2 है इक्वल टू log 20 है। जब आप n इक्वल टू करेंगे तो log 20 बाई log 2 हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर होगा ना दोस्तों। log 20 जो है, इसका अगर आप मान रखना चाहें तो 1.3010 हो जाएगा, और बाई में log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है। दोस्तों, log का 1 से लेकर के 10 तक का मान आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आपको log का मान याद होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। जब इसे आप काटेंगे, जब इसे आप डिवाइड करेंगे इनको, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.3। कितना आएगा? 4.3। और उपयुक्त समय में अगर हम अर्ध आयुकाल यहाँ पे ज्ञात करना हमको है, अपघटित की जाए जो समय होगा क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो समय निकाला जाएगा, हमने अभी इसका मान जो निकाला है वो आया आपका 4.3, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। और जब हम उपयुक्त समय निकालेंगे तो n इंटू आपका हो जाएगा अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु जो दिया हुआ है वो 3.8 दिया हुआ है, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो अर्ध आयु जो है वो 3.8 दिया हुआ है, और n का मान हमारा आया है कितना? 4.3। तो 4.3 इंटू 3.8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.3। ठीक है, 16.3। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों, आपको 3 ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो तीनों ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन हमको करेक्ट लिख नहीं रहा है, तो ये चौथा वाला जो हमारा है 16.6 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव से आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1H2 प्लस 6C12 आपका रिएक्शन हो रहा है N13 यानी नाइट्रोजन बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, दोनों का मिश्रण हो रहा है और नाइट्रोजन बन रहा है। उपरोक्त नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा कण उत्सर्जित होता है? कौन सा कण उत्सर्जित होता है? तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट। युग्म उत्पादन घटना का अर्थ है। युग्म उत्पादन घटना का क्या अर्थ है? तो युग्म उत्पादन घटना का अर्थ है गामा किरण से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन हमारा है गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है तो वो होती है आपका 10⁻⁻12 मीटर। अल्फा, गामा और बीटा तीनों ही तरंग की कोटि जो है वो आपको याद होनी चाहिए, हमने आपको ये बता रखा है। रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन के साथ साथ ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण के लिए एक अन्य कण का भी उत्सर्जन होता है, जिसका विराम, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही शून्य होते हैं। इसे कहते हैं प्रति न्यूट्रॉनो। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको कई बार बता रखा है, कोबाल्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। किसी नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? किसी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी नाभिकीय रिएक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि संरक्षित रहता है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो वो होता है आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या व ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे, यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि जो भेदन क्षमता की बात की जाए
तो सबसे कम अगर पूछता तो वो होता है अल्फा किरण की। अल्फा किरण के बाद होती है आपकी बीटा किरण की। और सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरण की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट उससे क्लियर होंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को अवश्य देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी औसत आयु क्या होगी? तो मैंने आपको ये भी बताया था, एक फार्मूला क्या बताया था कि औसत आयु और अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है। तो वो संबंध होता है आपका औसत अर्ध आयु को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू टी बाई 0.693। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया था। तो इस फार्मूले पे इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, प्रश्न में सब कुछ दे ही दिया है। आपको टी का मान अर्ध आयु जो है वो 1600 वर्ष दे दिया है। तो सिंपली टाउ इक्वल टू 1600 को आपको केवल 0.693 से डिवाइड कर देना है। आपका करेक्ट आंसर 100% नहीं बल्कि 110% आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2309 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 2309 तो आपका नहीं आएगा, आपका आएगा 2308 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसे 2308 पॉइंट आपका, मैं आपको एक्चुअल बता देता हूँ, मैंने इसको सॉल्व कर रखा था। तो इसका जो 2308 पॉइंट आपका 87 लगभग आएगा। तो इसको आप 2309 वर्ष लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और अगर नहीं बताया था तो बताइए क्यों नहीं बताया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि 20 सेमी मोटी स्टील प्लेट को भेद सकती है। आप हमारी थ्योरी वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको ये बताया था और 100% बताया था। गामा किरणें जो होती हैं वो 20 सेंटीमीटर मोटी तक की स्टील की प्लेट को भेद सकती हैं, यानी उसके आर पार जा सकती हैं। वही मैंने अल्फ़ा किरण के लिए बताया था कि वो जो होती है वो आपके 3 पॉइंट समथिंग था, जो कि उसकी पतले प्लेट को, चादर को पार कर सकती हैं। तो ये था आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। आपको प्रश्न कैसे लगे, आपको आज की क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा।